कि समाज में मेरी एक्सेप्टेबिलिटी बनी और लोगों ने कास्ट से ऊपर उठकर मुझे नेता माना। कम है सफीदो विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन मैं एक बात आपको विशेष रूप से ये भी बताना चाहूंगी कि जब भी यहाँ पे कोई भी जनसभा का कार्यक्रम होता है, विजयपाल जी, पता लगना चाहिए लोगों को कि विजयपाल जी वहां आ रहे हैं, तो इतना जन सैलाब वहां पर उपस्थित होता है कि हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है कि ये कैसे संभव हुआ। हमारे साथ विजयपाल जी हैं, आइए हम उनसे ही जानते हैं। सर, इस जादू के बारे में आप कुछ जनता को बताइए कि ये कैसे संभव हो पाता है। लोग बुलाने के बाद भी नहीं आते हैं और आपकी जनसभाओं में, आपके किसी भी कार्यक्रम में लोग इतने जनसैलाब के साथ पहुंच जाते हैं। प्रभु की कृपा है। देखो, प्रभु ने हर व्यक्ति को अलग अलग बरादरी में जन्म दे दिया जी। लेकिन मेरा एक मानना यह है कि मुझे 36 बरादरी का यहाँ पर साथ मिलता है और मैं जो बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि जितने यहाँ के लोगों के कार्यक्रम में लोग आते हैं, इतनी तैयारी की मीटिंग में हमारे लोग आते हैं। हमने लगातार पिछले 3 वर्षों में 8 बड़े बड़े कार्यक्रम किए, आज तक उसका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। और ये सिर्फ क्या है, मैंने पहले कहा ना मेरे पास जादू है ना जादू की छड़ी, उन लोगों का प्रेम और स्नेह है जो हमारी टीम लगातार, हम पिछले 44 वर्ष से राजनीतिक जीवन में हैं, हमने लोगों का बहुत सेवा भाव से कार्य किया है और उन्होंने हमारी कार्य प्रणाली देखी है। हमें जब वर्किंग जब लोग देखते हैं उसी के अनुसार लोग निर्णय करते हैं। विजयपाल जी, आप संघ से जुड़े हैं, एक ऐसा प्रश्न है जो मैं तो जानना चाहती हूँ, हमारी जनता भी जानना चाहती है कि संघ की जो पृष्ठभूमि रहती है वो किस तरह से हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करती है, इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण डॉक्टर बाला साहब अम्बेडकर जी ने 1925 में किया था। 100 वर्ष पूरे होने को हैं। जब संघ की शाखा के अंदर व्यक्ति निर्माण सिखाया जाता है और व्यक्ति निर्माण एक निरंतर प्रक्रिया है। व्यक्ति हर दिन कुछ न कुछ सीखता है, कुछ न कुछ सीखते हैं और उस जब तक व्यक्ति
का, उसके नाते हम हर सरकार की योजना को डालते हैं, लेकिन मेरा मानना है उसके अंदर बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। फिर भी लोगों को नहीं पता होता। हम सबसे पहले जिस अंत वाले व्यक्ति को जो आवश्यकता है उसको हम पूरा कराएंगे, और उसके बाद कुछ कॉमन बातें हैं, वो गली है, नाली है, ये होती रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, अवेयरनेस जो होती है, जागरूकता। हम जागरूकता के कैंप लगाकर लोगों को हमने पहले भी बताया और आगे भी ये काम करेंगे कि सरकारी योजना का लाभ उठाएं ताकि उनका जीवन का उत्थान हो सके। निजीपाल जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बहुत सी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जो सरकार लागू करती है, लेकिन जनता को पता ही नहीं है कि वो हमारे लिए योजनाएं क्या क्या है। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे भाजपा से टिकट के दावेदार सफीदो विधानसभा क्षेत्र से विजयपाल सिंह एडवोकेट जी को। जल्दी ही हम आपसे फिर मिलते हैं सत्ता के एक नए दावेदार के साथ। आप बने रहिए हमारे टॉक शो विद डॉक्टर इंदु बंसल में। जय हिंद। नमस्कार, मैं इंदु बंसल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने खास कार्यक्रम सत्ता के दावेदार में। सत्ता के दावेदार कार्यक्रम के माध्यम से हमारा ये प्रयास है, जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सबके टिकट के दावेदार हैं, उन सबसे आपको परिचित करवाएं। हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक है, सभी टिकट के दावेदार जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में लगे हैं। हमारे साथ हैं, उनमें से कुछ ऐसे चर्चित चेहरे हैं जिनसे हम आपको परिचित करवाना चाहते हैं। हमारे साथ हैं सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के लिए टिकट के दावेदार कमल दीवान जी। आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं, उनके बारे में कुछ जानते हैं। दीवान जी नमस्कार। नमस्कार जी। दीवान जी, आज की जनता बहुत जागरूक है, राजनीतिक दल भी उतने ही सजग हैं। आप सबसे पहले अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए, निजी जीवन से जुड़ी हुई कुछ सामान्य बातें।
जी। सबसे पहले तो ये तो पार्टी हाईकमान को डिसाइड करना है किसको टिकट देनी है, और अगर मैं चुना जाता हूं और मैं बनता हूं तो सबसे पहले जो तकलीफ है ये हमारे लोगों की, हमारे बुजुर्गों की शहर के, वो नगर निगम में है। नगर निगम बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो रखा है, लोगों के काम नहीं हो रहे। 80-80 साल के बुजुर्ग हमारे जाके वहां पे बैठे रहते हैं, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, इतने सारे जो तकलीफ है। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि इस चीज को ठीक किया जाए, नगर निगम को। दर्शकों, इतना तो निश्चित रूप से है कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए गलत दावेदार का चुनाव पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। आज की अगर जनता जागरूक है तो राजनीतिक दल को भी सजग रहना होगा। दीवान जी, आप ये बताइए कि अगर, क्योंकि आपके पिता के सामने आपका बहुत सशक्त उदाहरण है, मजबूत रूप में है कि उन्होंने किस तरह से अपने व्यवहार के आधार पर रिकॉर्ड मतों से यहां सोनीपत क्षेत्र से जीत हासिल की थी। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या आप भी निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहेंगे? नहीं जी, मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी का वर्कर हूं और कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहूंगा, और हमेशा कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी जी, मैं उसके जो भी विधायक बनेंगे या मैं उनके लिए काम करूंगा। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से कमल दीवान जी को। बहुत साफ शब्दों में उन्होंने अपनी बात रखी कि अगर पार्टी उनको टिकट नहीं भी देती है, इतनी दृढ़ रूप से बात रखी, तो भी मैं कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस पार्टी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहूंगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है दीवान जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे दर्शकों, सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के लिए टिकट के दावेदार कमल दीवान जी को। जल्दी ही हम आपसे फिर मिलते हैं सत्ता के एक नए दावेदार के साथ। तब तक आप देखते रहिए टॉक शो विद डॉक्टर इंदु बंसल। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं इंदु बंसल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने खास कार्यक्रम सत्ता के दावेदार में। दर्शकों, सत्ता के दावेदार कार्यक्रम के माध्यम से हमारे एक प्रयास है, जितने भी राजनीतिक दल हैं और जो टिकट के दावेदार हैं, उनसे हम आपको परिचित करवा पाएं। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में जहां भाजपा जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है, वहीं कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद उत्साहित होकर पूरी जोश के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। हमारे साथ हैं जींद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के लिए टिकट के दावेदार बलजीत रेडू। आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं, उनके बारे में कुछ जानते हैं, कुछ राजनीतिक चर्चा करते हैं। रेडू जी नमस्कार। नमस्कार जी। रेडू जी, सबसे पहले आप अपनी राजनीतिक के बारे में बताइए कि किस तरह से आपकी शुरुआत हुई, क्या प्रेरणा रही कि आपने राजनीति में आने का निर्णय लिया, इस बारे में कुछ सामान्य चर्चा। सामान्य तो ये है जी, हमने बेसिकली मैं किसान घर में पैदा हुआ जी, और अपना एक छोटे से बिजनेस करके बिजनेस किया जी, बिजनेस करने के बाद फिर सामाजिक जीवन में आया, समाज के क्या। लेकिन मैंने महसूस किया कि मैं जो चैरिटी जिसको हम कहते हैं लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वो काम अगर हम एक लेवल है, हर आदमी की एक लिमिटेशन है काम करने की, जी बिल्कुल। लेकिन अगर हम वो काम राजनीतिक तौर पर करते हैं तो लोगों का बड़े तरीके से बड़ा भला कर सकते हैं। तो इसलिए सोचा कि सामाजिक लोगों को भी राजनीति में आना चाहिए कि समाज का जो भला कर सके। नीरू जी, आप यहाँ जींद विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी समस्याएं भी रही होंगी, क्योंकि मौलिक आवश्यकताएं होती हैं किसी भी मनुष्य के लिए कि हाँ, हमें इन समस्याओं को दूर करना है। तो ऐसी कौन सी समस्याएं रही जिनको आपने देखा, न सिर्फ देखा, अनुभव भी किया कि अगर मैं सत्ता में आता हूं तो इन समस्याओं को जरूर दूर करूंगा? ऐसी विकास योजनाएं हैं जिनको मैं यहाँ पे लागू करना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले कहता है कि आदमी की मूलभूत जो सुविधाएं जिसको बोलते हैं, आपका पीने के लिए पानी इलाके को अच्छा चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर, जो कि यहाँ ड्रिंकिंग वाटर अच्छा नहीं है, सब लोगों को पानी मिलना चाहिए, अच्छे रास्ते होने चाहिए, रोड अच्छे होने चाहिए, सीवर प्रणाली अच्छी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात क्या है जी, एम्प्लॉयमेंट जो सबसे बड़ा, और खासकर मेरा जिला जींद की मैं बात करूंगा, यहाँ कोई लंबे चौड़े उद्योग नहीं है, और यहाँ का जो प्रतिभावान बच्चे हैं
या तो पलायन करके दूसरे शहरों में जा रहे हैं या विदेश में जाना शुरू हो गए। कई बार तो क्या इकलौती संतान है और वो विदेश में चला गया, आज तो हमें अच्छा लगता है वहां, लेकिन कुछ दिन के बाद उस बुजुर्गों को संभालने वाला कोई नहीं होगा। तो अगर यहाँ उद्योग धंधे हों, इंडस्ट्री यहाँ हो, तो क्यों नहीं होंगे, यहाँ भी रहेंगे लोग, काम करेंगे। अगर काम घर पे मिलता है लोगों को, बाहर क्यों जाएंगे। रेणु जी, आज जो है प्रत्येक राजनीतिक दल सजग है, बहुत सोच समझकर टिकटों का आवंटन करेगा, साथ ही साथ मतदाता भी जागरूक है, बहुत सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करेगा। तो आप अपनी टिकट की दावेदारी को कितने मजबूत रूप में देख पाते हैं यहाँ जिन मैं ये मानकर चलता हूँ जी, कोई भी राजनीतिक पार्टी है या किसी ने भी राजनीति में आना है जी, तो उस राजनीतिक आदमी के लिए टेस्ट होना चाहिए, जिसको बोलते हैं हम लोग समाज सेवा। जी, जब आपको परखने का, जांचने का, जनता को जो वोटर है उसको भी पता लगे कि मेरा जो नुमाइंदा जो सामने आने वाला है कि वो किस सोच का है। जैसे इंटरनेशनल में बात करूंगा, अमेरिका की बात करता हूं, जब भी कोई भी वहां का प्रेसिडेंट बनता है तो वहां डिबेट होती है, सिस्टम बनता है, लोग पसंद करते हैं, तो वो कैंडिडेट आते हैं। मैं कहता हूं अपने देश में भी ऐसा होना चाहिए। रेणु जी, आज निश्चित रूप से जीत उसकी है जिसके साथ जनता है, जिन्होंने जनता के बीच में रहकर जनता के लिए काम किया है। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या आप निर्दलीय भी चुनाव लड़ना चाहेंगे? कोई ऐसा मेरा कोई अपना इशू नहीं है जी। मैं आपको ये बता देता हूं कि मेरे नेता जो हैं इस पार्टी में, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, उनके मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं और मेरे आदरणीय हैं। जी जी। मैं कभी सोच नहीं सकता जिसको, अगर वो, मैं एक ही अपनी पार्टी को कहता हूं, अगर जो विनिंग कैंडिडेट, जैसे कि हमारे राहुल गांधी जी भी कहते हैं, भाई घोड़े दो तरह के हैं, एक शादी में डांस करने वाला है, एक मैदानी जंग में जाने वाला है, तो वो हम भी यही कहते हैं, भाई कोई दिक्कत नहीं हमें, आप अपना जो सर्वे करा लीजिए, अगर आपका घोड़ा मैदानी जंग में है, हम लोग हैं, तो दीजिए, नहीं तो हमारे से आगे है तो उसको दे दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। जो भी हमारे आदरणीय विधायक जी यहाँ हैं और देख रहे हैं, अगर उनको बहुत बहुत मौका मिला था, उस परिवार को 4 बार हमारे जीन के लोगों ने जिताया, अगर वो करना चाहते तो बहुत कुछ कर पाते। मेरा जीन में अब ये गड्ढे नहीं होते रोडों पे। जब एक कोई आपका नुमाइंदा बनता है, उसका विजन होना चाहिए। सबसे पहले सपोज दैट कोई गली में मुझे बनानी है, रास्ता आपको बनाना, सबसे पहले आप वहां सीवर लगवाओगे, जो बस्ती है, पानी की नाली लगवाओगे, तब आप जाके वहां कंक्रीट लगाओगे। हमारे यहाँ उल्टा है, पहले आप कंक्रीट की गली बनवाते हो, फिर दोबारा खत्म हो रही है तो नाला भूल के बनाना, फिर वो नाला बनाते हैं, उसके बाद पानी की नाली भूल जाते हैं, वो नाली बना 3 बार उस रोड को तोड़ते फिर बनाते हैं। उससे हमारा नेशनल का पैसा खराब हो रहा है और वो गलियां कम से कम 6 महीने मतलब खुद ही पड़ी रहती है। मैं समझता हूँ एक नुमाइंदे की विजन की कहीं कमी है, उनकी सोच का बहुत बड़ा फर्क है और आज तक वो कोई उद्योग यहाँ नहीं ले पाए। भाई आप यहाँ आए, इतने दिन से इंडस्ट्री में ले आगे आते हैं, पढ़ाई का काम करते हैं, तो बहुत कार्य थे यहाँ जो कुछ करते। यहाँ के जो लोग बल्कि पलायन और हो गया, कोई है नहीं, बचा हुआ नहीं, तो कैसे मैं कहूँ कि विजन ही वो है। तो विजन होना बहुत बड़ी बात है। आज मैं अपनी बताता हूँ आपको, ऐसे मुझे 1991 में जब मैंने अपना काम शुरू किया था, मैं भी एक रोड पे घूमने वाला था, मैं क्या करूं। मैंने भी अपने सेल्फ जो कहते हैं ना, मैंने अपने छोटे से करके, अपने विजन से करके, आज मेरे पास हजारों लोग डायरेक्ट एम्प्लॉइज हैं, हजारों लोग आज डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करो, इस शहर की डेवलपमेंट पे 35 से 40 हजार लोग ऐसे हैं जो हमारे उस बिजनेस से, छोटे से बिजनेस से, चाहे कि यहाँ जींद खोखे वाला हो और यहाँ बड़े से बड़े डीलर हो, हमारे हजारों लोगों के साथ हर रोज लेना देना चलता है। और एम्प्लॉयमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोगों से, हमारी वजह से वापस आ रहे हैं लोगों जीवन में। चाहे किसी रेडी वाले को 100 रुपये आते हो, लेकिन आ रहा है, कहीं हम लोग अपने ब्रेड दे रहे हैं, कहीं हम दूध बेचने के लिए लोग हमारा काम कर रहे हैं, या दूसरे काम कर रहे हैं। तो बात है कि जॉब क्रिएशन, तो ये नहीं जो 2 लाख की एक जॉब आपने क्रिएट है, जो नीचे वाले लोग हैं बेचारे जो दूसरे काम कर रहे हैं, उनके लिए भी काम कर रहे हैं। दर्शकों, बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी होती हैं। निश्चित तौर पर जब हम स्वस्थ रहेंगे तो बहुत अच्छा सोच भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। रेणु जी, कुछ आप बताइए कि अगर आप सत्ता में आते हैं, या आपका क्या विजन है कि आप चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल सही कह रहे हो जी। अब जैसे अभी हमारा एक मेडिकल कॉलेज की जो ये बन रहा है, उसका टाइम डेट पूरी हो चुकी है जी। डेट, लेकिन मैं कहता हूँ फैकल्टी लाने के लिए जी। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना दिया, अभी यहाँ जो अच्छे डॉक्टर कब आएंगे? ढांचा खड़ा कर दिया, ढांचा हो गया, चलो मैं कहता हूँ लेट है, लेकिन हमारी सरकार आएगी, चलो भी वही करेगी। लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या है, जो फैकल्टी आएगी उसको अच्छी हाउसिंग चाहिए, उसको उसके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल होगा, तब वो लोग यहाँ टिक पाएंगे। अदरवाइज तो सारा आदमी ट्रांसफर के चक्कर में जरूर जाएगा। एजुकेशन की जो बात कर रहे हैं, जैसे मेरी विधानसभा में 36 विलेजेज है जी। हम लोगों ने कई सालों से अपने उस पे
फ्री ऑफ कॉस्ट बसें चलाई हुई हैं पूरे इलाके के अंदर। बेटियों को लेके आते हैं कॉलेज में, वापिस छोड़ के आते हैं, और हजारों बेटियां जो आज क्या है ना, सब बेटों की बात करते हैं, हम तो बेटियों की बात करते हैं। हजारों बेटियां हमारी आती हैं पढ़ने कॉलेज में और वो वापिस आती है, और उन्हीं बेटियों में से कोई इनको बहुत आगे भी निकलेगी और शिक्षित होगी तो कम से कम दूसरा परिवार भी पड़ेगा। फिर दूसरा, पानी की जो मैंने आपको समस्या बताई, कम से कम 50,000 लीटर पानी हर रोज इन बस्तियों में जहां गरीब लोग रहते हैं शहर में हम कंटिन्यू दे रहे, लेकिन ये प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। जींद का बस अड्डा तैयार किया, बस अड्डा तो तैयार कर दिया आपने, पानी वहां दिया नहीं आपने। एक बोतल जो 20 रुपए की बोतल थी 100 रुपए बिकनी शुरू होगी। पिछले 3.5 साल से हम लोग 20,000 लीटर पानी उस बस अड्डे पर रोज दे के आते हैं, हमारे कैंटर जाते हैं हर रोज। तो ये मैं कह रहा हूं कि यहां का जो नुमाइंदा है या यहां की सरकार है, फिर क्या डेवलपमेंट की बात करेंगे, बड़ी बड़ी बात करते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है, हमारे बुजुर्गों को जैसे बात करते हैं, हर बुजुर्ग हमारे इस इलाके के अंदर एक ये पोजीशन है कि भाई गंगा स्नान बहुत बड़ी चीज है। कुछ भी अच्छा शुभ कार्य करके अपने बच्चों की शादी करके तैयार गंगा नहाए गए, हमारा एक वर्ड है। हाँ। हम लोगों ने क्या है कि अभी भी लिया था कम से कम 11,000 बुजुर्गों को, खासकर हमारी महिलाओं को, हमारी माताओं को, इस इलाका शहर के इलाके से, गांव से 11,000 को तो हमने अभी भी गंगा स्नान हुए कंटिन्यू। आज भी 3 बसें गई मेरी, कल भी 3 जाएंगी कंटिन्यू, जो जारी अब छुट्टियां थी तो वो गंगा स्नान के पिछले साल भी हम लोगों ने किया। तो इस विधानसभा में हमारे 20-25 हजार लोगों को हमने गंगा स्नान बुजुर्गों को करा दिया। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे जिन विधानसभा क्षेत्र से बलजीत रेणु जी को कितने सुंदर और सशक्त शब्दों में उन्होंने अपनी बात को रखी। ना उन्होंने यहाँ की समस्याओं को देखा, बल्कि वो ये भी प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं और राजनीतिक दल हम पर ये विश्वास करते हैं तो हम निश्चित रूप से उन सभी समस्याओं को दूर कर रहे थे। अभी आप सुन रहे थे जिन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से टिकट के दावेदार बलजीत रेणु जी को। जल्दी ही हम आपसे फिर मिलते हैं सत्ता के एक नए दावेदार के साथ। तब तक आप देखते रहिए टॉक शो विद डॉक्टर इंदु बंसल। जय हिंद।